सभी को नमस्कार। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एमए फाइनल का जो 7वां पेपर है कृषि भूगोल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, उसके निबंधात्मक प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। भी 2021 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा बी पार्ट के भी कुछ प्रश्न हालांकि पहले करवा दिए थे, इसमें कुछ और प्रश्नों को ऐड किया गया है। तो ये कौन कौन से प्रश्न हैं उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी मैंने डाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आने की संभावना है। तो उसमें 2018-19 के एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर एक प्रश्न तो सीधा ही बनता है, कृषि भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन कीजिए। तो ये अमूमन हर 1-2 साल के बाद प्रश्न थोड़ा रिपीट होता है। तो इस प्रश्न की दृष्टिकोण से देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये नंबर 1, कृषि भूगोल का अर्थ, प्रकृति, विषय और कई बार उद्देश्य भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे 2019 में यानी उद्देश्य पूछे गए थे, उससे पहले 2018 में कृषि भूगोल का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र के बारे में पूछ लिया। तो कृषि भूगोल यदि हम देखें तो यानी भूगोल की नवीनतम शाखा है, यानी भूगोल की नवीनतम शाखा है जिसमें कृषि के विभिन्न पक्षों का जो अध्ययन जिस भूगोल में करते हैं, जिसमें भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है और उस क्षेत्रीय विभिन्नता का प्रमुख कारण वहां की जलवायु है, वहां की मिट्टी है, वहां की वनस्पति है, उन विविधताओं प्रभावित करती है कृषि को। तो इसलिए यानी भूगोल की एक अलग शाखा कृषि भूगोल का मुख्य रूप से क्या है, निर्माण हुआ। तो कृषि भूगोल के अंदर यदि हम देखना चाहें तो जॉनसन नामक एक भूगोलवेता ने कृषि विशेषज्ञ के लिए कृषि भूगोल की परिभाषा दी है कि कृषि भूगोल से तात्पर्य कृषि क्रियाकलापों के का स्थान तथा क्षेत्रीय विभिन्नताओं में पाई जाने वाला अध्ययन है। तो इस तरह कर इस अध्ययन को ही कृषि विभेदों का क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। तो ओवरऑल कृषि भूगोल की एक नवीनतम शाखा है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो कृषि प्रारूप में जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है उसका अध्ययन जिस भूगोल में करते हैं वो कृषि भूगोल है। जैसे कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होगी, वहां जैसे 25 से 50 सेंटीमीटर शुष्क कृषि की जाती है। जहां अधिक वर्षा होती है वहां यानी शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की फसलें प्रमुख रूप से की जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में यानी वहां अलग भौतिक दशाएं, तो वहां उस प्रकार की कृषि है वो प्रमुख रूप से क्या है की जाती है। तो इसकी प्रकृति भी काफी परिवर्तनशील है। विषय क्षेत्र जैसे जैसे यानी रिसर्च हो रहा है कृषि पर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगाई जा रही है, बागानी कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र जैसे जैसे यानी कृषि के अंदर नए नए रिसर्च हो रहे हैं उसके आधार पर इसका विषय क्षेत्र भी काफी विस्तृत होता जा रहा है। इसके अलावा इसके उद्देश्य का वीडियो हमने पहले डाल दिया था, तो उसका आप यानी जो छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर देखें। तो पहले तो मैं इसकी प्रारूप भी समझा देता हूँ। दूसरा प्रश्न इसके अंदर देखें तो मोस्ट प्रश्न बनता है कि वाल्थ्यून की कृषि अवस्थिति सिद्धांत का संक्षिप्त में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न को 2 तरीके से प्रश्न पूछा गया है। एक तो सीधा दे दिया जो वाल्थ्यून का जो कृषि अवस्थिति मॉडल है उसको यानी वर्णन करते हुए भारतीय संदर्भ में क्या वाल्थ्यून का कृषि अवस्थिति मॉडल कारगर है, तो उसके बारे में भी आपको विस्तार करना है। तो उसमें कल्पना इमेजनेस का उपयोग आपको करना है। वाल्थ्यून मुख्य रूप से क्या है, जर्मन के एक टेलो फार्म के अंदर कृषि विशेषज्ञ थे और कृषि लगभग क्या है कई सालों तक उन्होंने की। बाद में वहां रिसर्च किया और उसके आधार पर उन्होंने एक कल्पना की और उसमें यानी कुछ मान्यताएं मानी। उस मान्यताओं के आधार पर उन्होंने वहां बताया कि एक जो नगर है उसके आसपास की भूमि है वो एक जैसी होती है,
दूसरा उसने मुख्य रूप से ये कल्पना की कि उस क्षेत्र के अंदर बाजार एक होगा, जिससे वहां से कच्चा माल है वो जाएगा। तीसरा उसने क्या कह दिया, बाजार, तो बाजार में परिवहन में घोड़ा गाड़ी का प्रयोग, क्योंकि उसमें जब 1826 में ये कृषि अवस्थिति सिद्धांत जो मॉडल दिया गया था उसमें परिवहन की यही साधन है वो प्रमुख रूप से क्या है जाएंगे। चौथा उसने कह दिया कि जलवायु दशाएं है किसी भी क्षेत्र के अंदर, जैसे कि नगर है, नगर के चारों ओर की जो जलवायु है वो बेसिकली क्या मिलती है, समान मिलती है। तो इस प्रकार उन्होंने एक एकाकी प्रदेश की कल्पना की और उसी के आधार पर अपना अवस्थिति मॉडल दिया और उसमें उसने 6 पेटियों का वर्णन किया है और 6 पेटियों में अलग अलग प्रकार की कोई यानी दूध तरकारी की पेटी है, उसमें 3 खेत प्रणाली पाई जाती है, तो किसी में पशुचारण किया जाता है, किसी में खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। उन 6 पेटियों के बारे में वर्णन आपको उसके अंदर करना है। तो उसको थोड़ा सा परिमार्जित करते हुए फिर भारतीय संदर्भ में, तो क्योंकि उसमें जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया गया था तो उसमें भारत की दशाएं और वहां की जो कल्पना की है वास्तव में वो कारगर नहीं, उन्होंने कहा नए शहर एक ही होना चाहिए जहां से यानी कच्चा माल जाता है, तो ऐसी स्थिति भारत में उपलब्ध नहीं होती। दूसरा उसने कह दिया परिवहन के लिए घोड़ा गाड़ी का उपयोग होता है, ये वर्तमान संदर्भ में तो बिल्कुल ही मुख्य रूप से क्या है संभव नहीं है। फिर यानी तो ओवरऑल देखें तो वाणिज्य का जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत भारतीय परिस्थितियों में बिल्कुल ही लागू नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे बन सकता है, हालांकि इस प्रश्न को मैं समझा ना रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। हाँ, आपको डायग्राम रेखा चित्र का उपयोग जरूर करना है कि वाणिज्य की 6 पेटियां आपको मुख्य रूप से क्या है दर्शानी है। मान्यताएं क्या क्या थी उसको आप रेखा चित्र में मुख्य रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने पिछला पेपर देखा कि उसमें विद्यार्थी डायग्राम रेखा चित्र तो बिल्कुल ही नहीं बना रहे, उसका प्रभाव यानी नेगेटिव पड़ता है। फिर तीसरा प्रश्न क्या है, व्हीटलसी के कृषि प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन कीजिए, यानी विश्व के अंदर कृषि की विभिन्न दशाओं, वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, कृषि उत्पादकता की विभिन्नता के आधार पर है, यानी वहां के तापमान, वर्षा जैसे कई कारकों के आधार पर व्हीटली ने विश्व को 13 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो वो 13 जलवायु प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में इसका विस्तार से अध्ययन है वो करना है। अब बात आती है कि अब मानसून का सीजन है और भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, इस संदर्भ में कृषि के विभिन्न निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। भारत के अंदर देखिए आज भी यदि देखें तो 40 से 45% कृषि है वो गैर सिंचित क्षेत्रों में होती है। दूसरा, जहां सिंचाई के साधन है वहां पर भी वर्षा एक प्रमुख यानी फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? धीरे धीरे भूमिगत जल है वो क्या खारा हो रहा है, वर्षा के जल के द्वारा यानी वो खारापन कम होता है और कृषि का प्रोडक्शन उस पर निर्भर करता है। और मानसून की एक अद्भुत विशेषता है, मानसून समय कई बार तो समय पर नहीं आता, समय पर आ जाता तो बीच में मानसून के अंदर विभंगता उत्पन्न हो जाती है या कई बार अल्पवृष्टि हो जाती है जिसके कारण सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है अतिवृष्टि हो जाती है जहां पानी अधिक होने के कारण फसलें वैसे नष्ट हो जाती है। तो यानी एक सतत यानी वर्षा ओस होनी चाहिए, उतनी वर्षा होती है तो बम्पर प्रोडक्शन का उत्पादन होता है। तो इसी कारण क्या है भारत के अंदर जो यानी जिस साल बम्पर प्रोडक्शन होगा उसमें मानसून बिल्कुल अच्छी होगी, और यदि जिस साल यानी मानसून कमजोर आ जाएगी, मानसून में विभंगता आ जाएगी तो उसमें मानसून यानी कृषि का यानी प्रभावित उससे प्रमुख रूप से होती है। और उससे ही भारतीय क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि और देखिए तो लगभग आज भी 50% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हालांकि ये बात अलग है कि कृषि से कुल आय लगभग 13% ही प्राप्त होती है, लेकिन जो कच्चा माल उद्योगों को मिलता है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर भूमिका निभाता है। तो धीरे धीरे यानी मानसून की निर्भरता के लिए हम कई बिंदुओं को हम कम से कम 20 से 25 बिंदु उसके अंदर बढ़ा सकते हैं। उन बिंदुओं के आधार पर यानी उसका विस्तार से हम अध्ययन कर सकते हैं कि मानसून की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका कृषि पर क्या इफेक्ट रहता है। तो वो बिंदु बनाकर मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर जो किया था मानसून का
7 नंबर, उसमें उसको थोड़ा सा और स्पष्ट किया था पीछे की वीडियो, उसमें इस प्रश्न को डिटेल से करवाया गया, तो इस प्रश्न को आप जरूर पढ़ें। फिर बात करते हैं, फिर कृषि विकास को प्रभावित करने वाले भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तथा तकनीकी कारकों का उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, और ये निश्चित रूप से आपको 7 नंबर की क्वेश्चन के अंदर भी सीधा पूछेगा कि कृषि विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों पर टिप्पणी लिखी, या भौगोलिक कारकों पर टिप्पणी लिखी, या तकनीकी कारकों पर टिप्पणी लिखी। इस तरीके से बड़ा प्रश्न आएगा तो इसके अंदर सीधा भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, तकनीकी कारकों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर देखें तो कृषि का विकास निर्भर करता है वहां की भौगोलिक दशाओं से, वहां की जलवायु से, और भौतिक कारकों के अंदर ऊंचाई भी निर्भर करता है। मैदानी भाग है कृषि के लिए प्रोडक्टिव है, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते, पहाड़ी भाग है सीढ़ीदार कृषि की जाती, तो वहां मैदानी की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा यानी खेती की जाती है। प्राकृतिक पठार का जो यानी महाराष्ट्र का मालवा का पठारी भाग है, यानी संपाटी बना दिया कृषि योग्य यंत्रों के द्वारा, जिसके कारण वह काली मिट्टी होने का कारण कपास, सरसों, गन्ना जैसी कई फसलें, तिलहन जैसी फसलें प्रमुख रूप से उत्पादित होती है। तो यानी कई कारक, उसमें भौतिक कारक भी है, जिसमें सांस्कृतिक कारक है, सामाजिक कारक है। इसको थोड़ा सा एक पॉइंटों के रूप में थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि ये काफी बड़ा प्रश्न है, लेकिन चूंकि संक्षिप्त अपने पास टाइम है तो उसको उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कृषि के विकास को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के कारक हैं, जिसमें भौतिक कारक भी है, जिसमें आर्थिक कारक भी है, राजनीतिक कारक भी है, इसके अलावा तकनीकी कारक को भी अपने शामिल करते हैं। तो एक ही कारक का थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। भौतिक कारक में आ जाता है धरातल या उच्चावच, यानी कृषि योग्य भूमि में यदि समतल होगा तो वहां सिंचाई करना आसान होगा, वह मशीनों के द्वारा कटाई करना मुख्य रूप से आसान होगा, स्प्रे करना आसान होगा। तो समतल उत्तर भारत के विशाल मैदान में या डेल्टाई क्षेत्रों में यानी कृषि का अधिक विकास होना एक प्रमुख कारण ये माना जा सकता है कि वहां का धरातल है वो समतल है। दूसरा, यदि बात करें धरातल की, जो चट्टानी स्वरूप के अंदर मिट्टी है, कौन सी चट्टानों से बनी है, तो वो धरातली स्वरूप के अंदर मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उसके अंदर निभाती है। जैसे काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत की काफी उपजाऊ मिट्टी है, तो वो चीजें भी इसके अंदर यानी निर्भर करता है। और धरातल उबड़ खाबड़ होगा तो कृषि यानी का उतना प्रोडक्शन यानी नहीं होगा, तो ये चीजें निर्भर करती है। दूसरा, जलवायु, किसी भी क्षेत्र की जलवायु है, कितनी मात्रा में वर्षा होती है, कितना तापमान है उस क्षेत्र के अंदर, और वो चीजें प्रमुख रूप से क्या है निर्भर करते हैं कि वहाँ कौन सी फसलें प्रमुख रूप से होगी। वर्षा अच्छी होती है और तो साल में 2 फसलें भी ली जा सकती है, और वर्षा अच्छी होगी तो भूमि का जल स्तर भी ऊंचा होगा, तो वह वो चीजें भी महत्वपूर्ण होंगी। यदि गर्मी तापांतर अधिक है, वर्षा कम है, तो उसका विपरीत प्रभाव भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ये कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, मृदा कारक में देखें तो मिट्टी भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों, खनिजांशों के समेकन से बनी। इस मिट्टी के अंदर देखें यानी इसकी संगठन क्षमता कैसी है, इसमें यानी कौन कौन से पोषक तत्वों की प्रधानता है, कौन से की कमी है, उसके आधार पर जैसे बलुई मिट्टी है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम है, उसमें कई पोषक तत्वों की कमी है। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए वहां रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलें मुख्य रूप से ली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सिंचाई के साधन भी प्रमुख रूप से क्या है उसके अंदर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा हम सिंचाई के साथ भौतिक कारकों के अंदर यानी वहाँ का ऊंचाई स्वरूप है जिसके अंदर यानी कई फैक्टर शामिल किए जा सकते हैं। अब अपने अगले बढ़ते, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक कृषि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक के अंदर यानी कृषि जो करने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी शिक्षित है, कितनी प्रशिक्षित है, और वो कैसी कृषि करती है। एक तो आ जाता है सामूहिक कृषि, सहकारिता के आधार पर कृषि जैसे यूरोपीय देशों के अंदर की जाती है, उसमें विस्तृत क्षेत्र में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए कृषि की जाती है। दूसरा, यानी मुख्य रूप से प्रत्येक किसान अपना अलग अलग कृषि करता है, तो उसमें यानी उत्पादन भी घटता है, और कृषि के अंदर कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटी जमीन धीरे धीरे यानी बढ़ती जा रही है, तो वो चीजें भी आ जाता है। फिर वहाँ के लोगों
के अंदर यानी वहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज, या जैसे हम बात करें उत्तर पूर्व भारत के अंदर आदिम जनजातियां रहती हैं तो वो स्थानांतरित कृषि करती हैं, जिससे प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। और उसी प्रकार यानी वहाँ के लोगों की जागरूकता कैसी है, कृषि के प्रति रुझान क्या है, कृषि के अंदर आधुनिक इन्वेशन हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा कृषि के अंदर आधुनिक कृषि यंत्रों का, आधुनिक हाइब्रिड बीजों का, खाद का प्रॉपर कितना उपयोग हो रहा है, या कृषि में जैविक खाद कितनी मात्रा में उपयोग की जा रही है, तो वो सारी की सारी चीजें यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के अंदर प्रमुख रूप से आ जाती है। फिर आ जाता है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक के अंदर कृषि कार्य तथा उद्यम, यानी कृषि कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं और किस प्रकार का यानी कृषि प्रमुख रूप से करते हैं, कृषि के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कृषि के अंदर कितना किसान मुख्य रूप से क्या है उसके अंदर यानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे सिंचाई के साथ कुएं नलकूपों का निर्माण है या बागायती कृषि की थोड़ा प्रोत्साहन, ये चीजें इसके अंदर आ जाएगी। फिर क्षेत्रीय विशेषताएं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर वहाँ की जलवायु, मिट्टी में विभिन्नता मिलती है और उसी विभिन्नता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। और एक देश से दूसरे देश में जाएं तो उसमें अक्षांशीय देशांतरी प्रभाव भी पड़ता है, जिसके कारण वहाँ की जलवायु के अंदर कहीं शीतोष्ण कटिबंधीय है, कहीं शीत कटिबंध है, तो कहीं उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कहीं उष्ण कटिबंधीय है, कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है, कहाँ चीन जलवायु। तो वहाँ क्षेत्रीय विशिष्टताओं के आधार पर भी कृषि के प्रारूप निर्धारित करता है। जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बागायती कृषि मुख्य रूप से क्या है, फलवर्गीय कृषि प्रमुख रूप से इसके अंदर की जाती है। भारत उष्ण कटिबंधीय दशाएं हैं तो वहाँ उष्ण कटिबंधीय फसलें विशेष रूप से की जाती है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय दशाएं हैं, वहाँ कृषि की जाती है। पहाड़ी ढालू भागों में यानी बागायती कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। फिर आता है बाजार, यानी कच्चा माल है उसमें बाजार के अंदर कृषि फसलों का यानी कितना मूल्य मुख्य रूप से किसान को मिल पाता है, वो चीजें भी इसमें प्रमुख रूप से क्या है निर्धारित होती है। फिर आ जाता है कृषि के अंदर यंत्रीकरण व तकनीक, कृषि के अंदर किस प्रकार के मुख्य रूप से क्या है आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग हो रहा है, मशीनीकरण के अंदर कितने यानी किसान उसमें अन्वेषण कर रहा है, खाद बीज का प्रॉपर प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, कितनी तकनीक के माध्यम से यानी कृषि की जा रही है। इसके अलावा परिवहन भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे किसी किसान ने गन्ना बोया तो गन्ना और मिल के बीच 15 से 20 किलोमीटर की दूरी अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटने के बाद गन्ना सूखता है। तो इस प्रकार परिवहन भी यानी एक महत्वपूर्ण रोल इसके अंदर निभाता है। फिर आता है राजनीतिक कारक, तो कृषि के अंदर राजनीतिक कारक भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कैसी है, कृषि में कितना निवेश हो रहा है, या कृषि के अंदर जो सुधारात्मक प्रयास हो रहे हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वह राजनीतिक शांति है। ये बहुत से कारक हैं जो राजनीतिक कारकों के अंदर आते हैं, जो कृषि को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक आ जाता है। तो इनका विस्तार से आपको इसका अध्ययन करना है। फिर नेक्स्ट, वीवर व डोई के फसल संयोजन विश्लेषण विधियों की सहायता से अंतर समझाइए। यानी ये कृषि में इन्वेस्टमेंट से संबंधित यानी वीवर व डोई ने जो मत दिया है उसके बारे में उनकी तुलनात्मक स्टडी आपको इसके अंदर करनी है। इसके बाद यानी ये पर्सन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हरित क्रांति पर एक निबंध लिखिए, या हरित क्रांति के क्या कारण थे, क्या प्रभाव रहे और इसमें क्या क्या कमियां रही, या इसके अंदर दूसरा इसी संदर्भ में द्वितीय हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाकर यानी हरित क्रांति कारण, प्रभाव और निवारण या उसकी समस्याएं क्या रही, या द्वितीय हरित क्रांति का विस्तार से समझाया। तो उस टॉपिक को आप विस्तार से अध्ययन करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। इसके अलावा छोटी छोटी प्रश्नों पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 आता है गहन कृषि या विस्तृत कृषि में क्या अंतर है, यानी इन दोनों कृषियों की दशाओं के बारे में 3-3, 4-4 अंतर आपको स्पष्ट इसके अंदर करने हैं। फिर फसल विविधता से आप क्या समझते हैं, यानी फसलों के अंदर यानी विभिन्न प्रकार की विविधताएं
मिलते हैं। चाहे वो रबी खरीफ की फसलें हो या जायद की फसलें, उसके अंदर भी यानी फसलों को हेर फेर कर बोते हैं, या उसमें काफी यानी विविधताएं देखने को मिलती है, उस पर आपको इसके अंदर टिप्पणी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें, पोषक तत्व में कमी फसल को कैसे प्रभावित करती है, और ये वर्तमान की एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है कि जैसे जैसे मिट्टी का दोहन हो रहा है, कृषि का वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाई जा रही है, जिससे एक तरफ तो क्या है, कुछ पोषक तत्वों की विशेष की कमी हो जाती है, फसलों को चक्रीय पद्धति का अवलोकन नहीं करते हैं, हेर फेर कर कृषि पद्धति नहीं करते हैं, तो उससे यानी क्या होगा कि व्यापारिक कृषि फसलों की ज्यादा प्रोत्साहन करते हैं, तो जिसके अंदर भूमि के अंदर यानी कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उस पर आपको यानी डिस्कस करना है। क्योंकि वर्तमान में देखें तो कृषि का प्रोडक्शन धीरे धीरे जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाया है, उसमें हालांकि बहुत से कारण है। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हम रासायनिक पेस्टिसाइडों का उपयोग करते हैं, जिससे मृदा धीरे धीरे ऊसर बंजर और लवणीय क्षारीयता की समस्या से ग्रसित हो रही है, तो उसको यानी निजात लाने के लिए जैविक खाद है या केंचुए के द्वारा निर्मित खाद है या नीम निपिता खाद को हमें बढ़ाना होगा, तो इसको इस प्रकार से परिमार्जित करना है। दूसरा, हरित क्रांति की क्या क्या उपलब्धियां रही भारत के अंदर, यानी 1960 के दशक में जो हरित क्रांति आई, उस हरित क्रांति ने हालांकि उससे पहले भारत आत्मनिर्भर नहीं था, तो उसके बाद हरित क्रांति के बाद आत्मनिर्भर हुआ, विदेशों पर यानी एक तरफ यानी विदेशों से हम आयात करते थे हर साल, और हरित क्रांति के बाद निर्यात की पोजीशन में भी हमें प्रमुख रूप से क्या है आ गए हैं। तो कई प्रकार की उपलब्धियां थी, जिसको मैंने हरित क्रांति पर विशेष रूप से अलग से वीडियो बनाया है, उसके अंदर आप इसके उपलब्धियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। फिर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में कृषि नीति 2000 पर टिप्पणी लिखी है, 2004 पर भी आ सकता है, कृषि नीति 2004 पर टिप्पणी लिखी, तो इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। हूवर का आर्थिक क्रिया अवस्थिति मॉडल पर टिप्पणी लिखिए, और अंत में यानी इसके अंदर कुछ सामूहिक कृषि क्या है, या दूसरा बागाती कृषि क्या है, या भूमध्य सागरीय कृषि है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रमुख रूप से यानी जो 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल हमने ए पार्ट बी पार्ट को पहले विस्तार से अध्ययन किया, बी पार्ट के कुछ प्रश्न मैंने और इन्वॉल्व किए हैं, तो इन प्रश्नों पर भी आप डिस्कस करें। इसके अलावा इसमें से यानी हालांकि प्रश्नों की संख्या 5 से 6 है, लेकिन इसी में से बीच में से भी क्या है 2 नंबर 3 नंबर के या 7-8 नंबर के क्वेश्चन है वो आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप हल करें, इसमें डायग्राम रेखा चित्रों की तैयारी करें। तो इसी के साथ में क्या है आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।